हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस लॉ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे मिल गया था। तो बच्चों, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये बिज़नेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री सब जगह जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्ट है ये। तो इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम बुक में देखें तो ये एक्ट जो है 25 अप्रैल 1872 को इसे बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? इसे किसने बनाया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में इसे बनाया गया था। और ये पूरे जो है इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, लेकिन सेक्शन 370 हटने के बाद ये जो है अब पूरे इंडिया में, यानी कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये एप्लीकेबल है। तो कुछ बच्चों की बुक्स में दिया हो सकता है कि ये एक्ट, पुरानी बुक्स में यही दिया है कि ये एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन आपने क्या लिखना है कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द इंडिया। तो कब से अप्लाई हुआ ये? 1 सितंबर 1872 से। तो ये एक्ट बना कब? 25 अप्रैल 1872 को। और एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872 को। अब बच्चों, मैं ये बता देती हूँ आपको कि एक्ट कैसे बनता है। तो कोई भी एक्ट हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिन्हें जो है बिल का नाम दिया जाता है। और वो जो बिल है वो पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से एक्ट बनता है। तो अब हम आ जाते हैं डिवीज़न ऑफ द एक्ट। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आप देखोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्ट में क्या क्या कवर होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि सेक्शन 1 to 75 हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 to 123। इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147। और बेलमेंट सेक्शंस 148 to 181। एजेंसी सेक्शंस 182 to 238। पार्टनरशिप एक्ट सेक्शंस 239 to 266। तो पहले ये सब चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1930 में, 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक अलग एक्ट बना दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया। और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट जो है
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया, एक अलग एक्ट बना दिया गया। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? बेसिक प्रिंसिपल्स, इंडैमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी, यानी कि अब ये दो एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दो एक्ट अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे, अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सम फंडामेंटल्स डेफिनेशंस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे, तो वो बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अब हम करेंगे, जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है हमारा आ जाता है प्रपोज़ल। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, ये सारी डेफिनेशंस सेक्शन 2 में डिफाइंड हैं और ये सारी डेफिनेशंस आपने विद सेक्शन याद करनी है। आप सबको ये सारी डेफिनेशंस विद सेक्शन याद होनी चाहिए। ये मैं आपका कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, एक सरप्राइज़ टेस्ट ले सकती हूँ। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने विद सेक्शंस याद करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रपोज़ल पे। तो प्रपोज़ल को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2A में। तो सेक्शन 2A में जो डिफ़ाइन किया गया है प्रपोज़ल, तो वो क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू obtain the assent of other to such act or abstinence he is said to make a proposal। अब क्या मतलब है ये डेफिनेशन का? कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वो कोई काम करे, दूसरा व्यक्ति कोई काम करे या कोई काम ना करे, और उसका उद्देश्य क्या है? दूसरे व्यक्ति की सहमति लेना उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए, तो इसे कहा जाता है प्रपोज़ल। ये आपको डेफिनेशन समझ आएगी एक एग्ज़ाम्पल से। जैसे ए बी को कहता है कि मैं अपनी गाड़ी, अपनी कार तुम्हें 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो ए बी को कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो ये ए क्या चाहता है कि बी उसकी गाड़ी खरीद ले, यानी कि बी ये काम कर दे। तो ये है टू डू। नेक्स्ट है इसमें टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि कोई काम ना करना। उसका एग्जाम्पल क्या है कि एक्स ने वाई को कहा, एक्स जो है एक बिजनेसमैन है, उसकी दुकान है मार्केट में। तो कोई भी दुकान ले लो, मान लिया उसकी जो है स्टेशनरी की शॉप है। तो उसने क्या कहा, एक्स ने वाई को क्या कहा? एक्स को ये पता चला कि वाई जो है स्टेशनरी की एक शॉप खोलना चाहता है मार्केट में। तो उसने वाई को क्या कहा कि तुमने जो है स्टेशनरी की शॉप अगले 2 साल तक नहीं खोलनी। अगर तुम अगले 2 साल तक स्टेशनरी की शॉप नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो है एक्स ने वाई को क्या कहा? किसी काम को ना करने के लिए कहा। पहले एग्जाम्पल में ए ने बी को क्या कहा कि वो अपनी गाड़ी बी को बेचना चाहता है। तो ये एग्जाम्पल था काम को करने का। और दूसरे एग्जाम्पल में एक्स ने वाई को क्या कहा कि वो 2 साल तक स्टेशनरी की शॉप ना खोले
तो ये एग्ज़ाम्पल था काम को ना करने का। तो अब आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो ये आपको समझ आ जाएगी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने के लिए अगर उसको कहता है, इस उद्देश्य से कहता है कि वो अपनी सहमति इस पर दे दे, तो इसे कहा जाएगा प्रपोज़ल। तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है सेकंड, वो है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस ये सेक्शन 2B में डिफाइंड है। तो ये क्या कहता है? व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। तो